हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सक्सेस माइंड क्लासेस में। तो आज हम जो है प्रियम्बल चैप्टर करेंगे और इस सेशन में हम जो है कंप्लीट प्रियम्बल देखेंगे और देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो जो एग्जाम्स में आए हैं अभी तक। मतलब एक तरह से इसमें मैंने ओवरऑल जो है बात करें पूरा कवर करने की कोशिश की है प्रियम्बल के। और इसके अलावा ये जो सेशन होगा काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए, यकीन मानना मेरा। और जैसे आप इसको कर लोगे, जब आप एमसीक्यू करोगे, तो मैं बिल्कुल विश्वास से कह सकता हूँ कि आपके क्वेश्चन जो है 10 में से 8 क्वेश्चन बिल्कुल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देखना और इसको सपोर्ट करना। ठीक है, तो देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं आपके समक्ष जो है प्रियम्बल लेके आया हूँ। एक तो है यूएसए का प्रियम्बल और एक है हमारा इंडिया का प्रियम्बल। तो आप दोनों डिफरेंस देख सकते हैं दोनों में कि देखो, एक सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इनका स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट एंड हमारा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली बात है, सेम है। तो हमने जो प्रियम्बल जो है, मतलब जो प्रियम्बल की बात करें, धारणा है या प्रियम्बल का जो अगर बात करें इसमें तो कहाँ से इंस्पिरेशन, तो वो यूएसए से ही ली है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे प्रियम्बल सबसे पहले इन्होंने ही, मतलब इनके कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले प्रियम्बल इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। तो अब देख सकते हो कि हमारा प्रियम्बल बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से है। मतलब हर चीज देखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनी रिजोल्व, जिसमें हमने बात की है सॉवरिंग सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ठीक है, हमने फिर इसमें और ज्यादा इलेबरेट किया, जस्टिस हमें किस प्रकार से मिलना चाहिए, न्याय कैसे मिले, लिबर्टी कैसे मिले, आज़ादी कैसे मिले, इक्वालिटी है, फेटर्निटी है, भाईचारा है, ये सब हमने इसमें डाला है। ठीक है, सो इन्हीं चीज़ों को हम आगे जो इसी स्लाइड होगी तो उसमें हम इलेबोरेट तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमारा इसको प्रियम्बल को कहते हैं प्रस्तावना, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, प्रस्तावना। तो अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, अब मान लो कॉन्स्टिट्यूशन तो काफी बड़ा है, तो उसका एक झलक, एक रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है प्रियम्बल में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि उसमें हमें एक रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंदर क्या क्या है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया ऑब्वियसली बात है, और एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है इसमें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, उसको पावर कहाँ से मिलती है। मतलब ऑब्वियसली बात है, पावर तो कहीं ना कहीं से मिलती होगी, संविधान भी है। संविधान से पावर कहीं जाती है तो वो मिलती है लोगों से, जैसे हम। ठीक है, जब भी तो कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन को जो पावर है, जो पावर सोर्स है जो कह सकते हैं, वो भारत के लोग हैं। और वहां से फिर वो जो पावर है वो आगे डिस्ट्रीब्यूट होती है। जैसा कि आपको पता है, पार्लियामेंट, पीएम, जितने भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, सब के सब। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं इसको याद रखना, कई बार आ जाते हैं, जैसे सोवरिंग है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे आगे। तो फिर भी मैंने एक ओवरव्यू दिया इसमें, जस्टिस किस प्रकार से, न्याय कैसे मिले, सामाजिक तौर पर, इकोनॉमिक तौर पर या पॉलिटिकल तौर पर, लिबर्टी, आज़ादी, बोलने की, एक्सप्रेस करने की, बिलीफ की। तो ये जो, अब देखो इसमें यूपीएससी 2017 में अब ये पूछ लिया गया था, ये पूरी लाइन कि भाई ये लाइन जो है कहाँ मेंशन है। ठीक है, हो सकता है कि आपके जो एग्जाम्स होंगे, एसएससी हो, सीजीएलआई मेंस में हो, या रेलवे से जुड़ा हो या बैंकिंग से जुड़ा हो, ऑब्वियसली बात आ सकता है। इक्वेलिटी है, इक्वेलिटी किस प्रकार से आप समानता ला सकते हैं स्टेटस में, किस तरह से अपॉर्चुनिटीज उत्पन्न की जा सकती हैं। जैसे आपने आर्टिकल 16 देखा हो, जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात की गई है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में प्रमोट किए जाए, फेटर्निटी, भाईचारा को प्रमोट किया जाए, डिग्निटी है इंडिविजुअल की किस तरह से, जैसे आर्टिकल 21 है। ठीक है, जिसमें राइट टू लाइफ है, वो भी डिग्निटी से रिलेटेड है, यूनिटी को किस प्रकार से यूनाइट किया जाए, इंटीग्रिटी रखी जाए, ये सब इंपॉर्टेंट है। जैसे भी इसमें ये दिया है, एक डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, 26 नवंबर 1946, 1949 सॉरी। सो इसको अडॉप्ट किया गया था, इनेक्ट किया गया था। ठीक है, संविधान को। तो ये भी देखो यूपीएससी 21 में पूछा गया है इस लाइन के बारे में। सो आप देख सकते हैं कि हमारा जो संविधान है या फिर हमारा जो बात करें प्रियम्बल है, कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरह से हमें उसका, हमें पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता लगता है। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो प्रियम्बल से रिलेटेड है आपको याद रखने होंगे। तो सबसे पहली बात देखो, प्रियम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस पे, देखो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, इसका उद्देश्य संकल्प, जिसे हिंदी में उद्देश्य संकल्प कहते हैं। इसको ड्राफ्ट किया गया था और इसको मूव किया गया था किसके द्वारा, पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे फॉर्मर पहले पीएम थे। तो ये याद रखना कि किसके द्वारा जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को लाया गया था, तो पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उसको मूव किया गया, ड्राफ्ट किया गया था। ठीक है, अडॉप्ट किया गया
संवैधानिक सभा ने, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने, इट हैज बीन अमेंडेड, ये सिर्फ एक ही बार अमेंड किया गया, एक ही बार इसका संशोधन किया है, अमेंडमेंट को कहते हैं संशोधन, ठीक है, और बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तो उन्होंने इसको इनेक्ट किया था। और 3 वर्ड्स इसमें काफी इंपॉर्टेंट जो जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट मतलब सामाजिक, सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, और ये इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है कि मतलब अशुद्धता कहें या फिर बात करें इंटीग्रिटी की, इन द सेंस यूनिटी, ठीक है, एकता। तो इस प्रकार से तो सोशलिस्ट है, सेकुलर, इंटीग्रिटी, तो ये 3 वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार आता है कि भाई 3 वर्ड्स जो है कौन से थे जो ऐड किए गए थे, और कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत किए गए थे, तो आप याद रखना 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। और ये रिफ्लेक्ट करता है हमारे ड्रीम्स को, हमारे एस्पिरेशंस को, हमारे जो सपने हैं, हमारे जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उसको ये रिफ्लेक्ट करता है। तो इसमें क्या क्या है कि ग्रांड और नोबल विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, तो जो हमारी संवैधानिक सभा थी, जब मतलब जब उस समय पे संविधान बन रहा था, तो उस समय पे उनकी जो मतलब उन्होंने क्या सोचा था हमारे देश के भविष्य के बारे में, तो वो झलकता है इस प्रियम्बल में। ड्रीम्स हैं किसके, जो हमारे फाउंडिंग फादर हैं, वो इसलिए बात है फाउंडिंग फादर्स के विजन थे, तो वो इस प्रियम्बल में झलकते हैं। तो ये क्वेश्चन 2000 यूपीएससी 2017 में पूछा गया था इसका। फिर बात करें, इट इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब होता है जैसे पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो मतलब ये कह रहा है कि ये कोई सोर्स नहीं है, मतलब कि पार्लियामेंट के लिए कि भाई कि यहीं से कानून बनाना है, लेकिन फिर भी इसमें फॉलो किया जाता है, नॉर अप्रोव इट, लेकिन फिर भी मनाही नहीं है, ठीक है। मतलब लेजिस्लेचर को मनाही भी नहीं है कि आप इसको अडॉप्ट करें या यहाँ से पावर ना लें या लें, ठीक है। तो इस प्रकार से दूसरा ये है कि ये नॉन जस्टिफाइबल नेचर में होता है। नॉन जस्टिफाइबल, देखो एक होता है जस्टिफाइबल और एक होता है नॉन जस्टिफाइबल। जस्टिफाइबल तो देखो जस्टिस मतलब न्यायिक और अन्यायिक। तो न्यायिक में क्या होता है, देखो कि भाई मान लो अगर फंडामेंटल राइट्स, अगर मान लो वायलेशन भी होता है, आपको लगता है कि भाई इसका वायलेशन हो रहा है फंडामेंटल राइट्स का, या सरकार के द्वारा कुछ ऐसी नीति बना दी गई, तो आप सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाते हो, ठीक है। तो वहां पर तो अगर सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट वहां पे जाते हो, तो अगर प्रियम्बल से रिलेटेड है तो वो नॉन जस्टिफाइबल हो, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको नहीं सुनता, क्योंकि क्योंकि ये लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि नॉन जस्टिफाइबल है। जैसे फंडामेंटल राइट आपकी जस्टिफाइबल है, अगर वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाते हो, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उसको बहाल कर देता है, ठीक है। अगर उसको लगता है कि ये न्याय संगत है तो उसको बहाल कर देगा। नॉन इन्फोर्सिबल है बाय द कोर्ट, तो ये मैं अभी बताया कि कोर्ट के द्वारा इसको इन्फोर्स भी नहीं किया जा सकता, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को किया जा सकता है क्योंकि वो जस्टिफाइबल नेचर में होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। फिर आता है इंश्योरिंग द कॉन्फर्मिटी, मतलब कि बिहेवियर रखना सेम। तो इट वाज इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, तो संवैधानिक सभा के द्वारा इसको इनेक्ट किया गया था आफ्टर द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद इसको इनेक्ट किया गया था। मतलब इस कॉन्फर्मिटी का मतलब होता है इसी लाइन में, मतलब जो हमारा संविधान बना तो उसी लाइन में इस प्रियम्बल को क्या है, इनेक्ट किया गया था। सो ऑलरेडी इनेक्टेड इंश्योर दैट, ताकि कॉन्फर्मिटी में रहे, मतलब एक एक जैसा ही रहे, मतलब उसके रिफ्लेक्शन दिखे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हो। तो ये जो बोल्ड में है उसको इंपॉर्टेंट याद रखना। नेक्स्ट है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो अब देखो वी द पीपल ऑफ इंडिया का बिल्कुल स्पेसिफिक यहाँ पे एम्फेसाइज किस चीज को किया है, देखो एम्फेसाइज दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड, अब जो हमारा संविधान है वो किसने बनाया, बाय एंड फॉर, किसके द्वारा, इंडियन पीपल्स के द्वारा। और किसके लिए बना, इंडियन पीपल के द्वारा, मतलब भारतीय लोगों के द्वारा, ऑब्वियसली बात है। एम्फेसाइज करता है कंसेप्ट ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी। पॉपुलर सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि बिल्कुल संप्रभुत्व, मतलब किसी भी दूसरे देश की हम पे डोमिनेंस नहीं है, ठीक है ना, हमें कोई फोर्स कर सकता किसी चीज को करवाने में। जैसे आप अभी आप देख रहे होंगे जो जियो पॉलिटिक्स जो डिस्टरबेंस हो रही है, जिसमें कई देशों के द्वारा इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाया गया है कि रशियन तेल ना खरीदो, ठीक है। तो मतलब और बहुत सारे थे, तो हमने अपने डिसीजन लिया, हमने नेशनल इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट होता है कि जो मतलब कोई भी हो, कोई भी देश हो, वो अपना जो है नेशनल इंटरेस्ट से ही अपने डिसीजन ले, तो ऑब्वियसली बात है हम सॉवरिंग हैं, हम अपने डिसीजन खुद लेंगे हमारे लोगों के लिए। फिर कंपोनेंट्स कौन से, देखो कंपोनेंट्स ऑफ प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूशन की मैंने अभी बताया ना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को सोर्स ऑफ अथॉरिटी कहाँ से मिलती है, वो पीपल ऑफ इंडिया में, वो हम हैं, भारतीय लोग। नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, तो नेचर किस प्रकार का है, मतलब सॉवरिंग, सोशलिस्ट होना चाहिए, सेकुलर या डेमोक्रेटिक, ये सब है, ये ऐसा ही होना चाहिए। स्टेट का मतलब जैसे मान लो इंडिया है, तो इंडिया को स्टेट रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। अब ये मत समझना कि भाई जैसे हमारे अलग अलग स्टेट्स हैं, इसमें स्टेट एक पर्टिकुलर कंट्री,
वो डिनोट किया गया है। तो हमारी सोवरिंग है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का कि भाई जस्टिस मिले, न्याय मिले, लिबर्टी आज़ादी हो, इक्वालिटी समानता हो, फेटर्निटी भाईचारा हो, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। अडोप्टेशन कब किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का? 26 नवंबर 1949 को। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं कई बार। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या सिग्निफिकेंस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखो आइडेंटिटी कार्ड ऑफ आवर, तो ये जो वर्ड है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसके द्वारा कहा गया था? ये N.A. पालीवाला। तो पालकीवाला, तो इसको याद रखना, ये कई बार आता है। तो पालकीवाला ने ही कहा था कि ये जो हमारा प्रियम्बल है ये क्या है? आइडेंटिटी कार्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी आया है। और जब कल जो है मैं एमसीक्यू आज तो मैं इसको करवा रहा हूँ, और कल जो है शाम को एमसीक्यू इसी बेस पे मैं एमसीक्यू जो है एक वीडियो डालूंगा जिसमें इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे, और मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि आप उसमें से सभी के सभी क्वेश्चन कर पाएंगे। तो अब इट इज़ ए समरी है, ऑब्वियसली बात है, प्रियम्बल एक समरी है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की, फिलोसफी है, एक दर्शन शास्त्र है। एक दर्शन मतलब कि फिलोसफी का मतलब क्या होता है? दर्शन शास्त्र, कि वो दर्शाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब प्रियम्बल से ये पता कर सकते हैं कि हमारे जो संविधान है उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, सो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बेकन ऑफ लाइट फॉर जुडिशरी है, बेकन मतलब लालटेन लगा लिया, लाइट है जुडिशरी के लिए कि भाई वो जब भी न्याय करे तो कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन को देखे, प्रियम्बल को देखे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। इसके अलावा जो प्रियम्बल है ये टू डिसाइड क्या करना, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूटिविटी ऑफ लॉ, मतलब संवैधानिकता कानून की देखी जाती है कि भाई जो कानून पार्लियामेंट ने बनाया है क्या वो संवैधानिक है कि नहीं है। ठीक है, जब आप आर्टिकल 13 पढ़ोगे तो उसमें साफ लिखा है लॉ। तो लॉ उसमें वर्ड यही है कि भाई जो भी पार्लियामेंट ने, स्टेट ने कानून बनाया है वो जो है आपके फंडामेंटल राइट्स को हनन नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर हनन करता है तो उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा, वायलेट किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सो कीवर्ड्स आपको ये रिमेंबर करने हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। ठीक है, तो इस प्रेम्बल में दिए हुए हैं। तो पहला वर्ड आता है सॉवरिंग, मतलब कि संप्रभुत्व, हिंदी में इसे कहते हैं संप्रभुत्व। तो कंप्लीट, अब इसका मीनिंग क्या होता है कि इंडिया एक जो है कंप्लीटली इंडिपेंडेंट स्टेट है। ऑब्वियसली बात है, इंडिपेंडेंट कंप्लीटली जब 1947 में हम आज़ाद हो गए थे 15 अगस्त 1947 को, और उस समय पे हम, हमारी मतलब वो ऑब्वियसली बात है, वो हमारा डिसीजन था कि भाई अब हम डिसाइड करेंगे हमारे नेशनल इंटरेस्ट क्या होंगे। ठीक है, और इसके अलावा बात करें इसमें, इट इज़ अ फ्री कंडक्ट, और ये सोवरिंग का ही है कि भाई हम इंटरनल या एक्सटर्नल जो भी अफेयर होंगे वो हम डिसाइड करेंगे कि क्या हमारे लिए ठीक होगा। इट कैन अक्वायर ए फॉरेन टेरिटरी, इसके अलावा हम फॉरेन टेरिटरी को अक्वायर भी कर सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, सीड कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सोशलिस्ट, सामाजिक, समाजवादी, मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट है। सोशलिस्ट वर्ड तो हमने यूएसएसआर से ही लिया है, यूएसएसआर। ठीक है, तो कई बार आ सकता है कि भाई यूएसएसआर से हमने कौन सा वर्ड लिया, सोशलिस्ट है। तो अब ये वर्ड जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जोड़ा गया था, 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, तब इसको लाए गए थे। तो तीन याद रखना, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रेटेड। ठीक है, सोशलिस्ट नेचर इम्प्लिसिट जो आपका डीपीएसपी में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में है, जो कि आपके आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक है, जिसमें दे भी रखा है। ठीक है, तो और ऑब्वियसली बात है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन में इसको बिल्कुल एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट का मतलब होता है अंदरूनी, एक्सप्लिसिट मतलब बिल्कुल, मतलब ओपनली बता दिया गया था इसको कि भाई अब ये आपका सोशलिस्ट वर्ड बिल्कुल मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, इंडियन सोशलिज्म क्या कहता है? देखो हमारा सोशलिज्म क्या है, जो कि ब्लेंड है, मतलब मिक्सचर है मार्क्सिज्म का और गांधीज्म का, दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, और इसके अलावा बात करें डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या होता है, ये भी वर्ड कई बार आता है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या होता है? तो इसका मकसद ये होता है कि एक तो गरीबी को खत्म करना, ठीक है, जो डिजीज है उसको खत्म करना, या जो असमानता है अपॉर्चुनिटीज में, अवसरों में जो असमानता होती है उसको खत्म किया जाए। तो ये सोशलिज्म का एक आइडिया है। इसके अलावा बात करें, इट होल्ड द फेथ, विश्वास करना कि मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल पर, मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल पर विश्वास करना। ठीक है, कि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर जो है वो को एग्जिस्ट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं सेकुलर की, धर्मनिरपेक्ष की। तो जो टर्म थी 42वां संशोधन में ही ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, इसको याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ये पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन का। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन जो है ये 1973 में आई थी, केशवानंदा भारती केस। तो लास्ट के स्लाइड में आप देख पाओगे मैंने डाला है, कुछ केसेस डाले हैं जिसमें पता कर सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है डॉक्ट्रिन का क्या था। तो ये आपका जो वर्ड जो है ना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन, ये आया तभी था 1973 में, केशवानंदा भारती केस और यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ, मतलब उनके बीच में हुआ था, तब सुप्रीम कोर्ट में गया था।
तो सुप्रीम कोर्ट में देखो ये आ गया ना 1974 में, तो सेकुलर स्टेट इम्प्लिसिटली मेंशन है 25 से लेकर 28 तक। अब 25 से 28 तक तो हमें पता है ये फंडामेंटल राइट्स हैं, और ये राइट किसके हैं, ये रिलीजियस के, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस के, ठीक है, आपको पता होंगे। तो पॉजिटिव सेकुलरिज्म इन इंडिया में क्या है कि जितने भी हमारे रिलीजियन है, धर्म है, वो सेम स्टेटस रखते हैं और सपोर्ट है फ्रॉम द स्टेट। मतलब स्टेट जो है, या स्टेट मतलब गवर्नमेंट हो या पार्लियामेंट जो भी है, वो जो भी मतलब उस स्टेट के अंदर जितने भी धर्म होंगे उनको बराबर बराबर क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ना किसी को कम ना किसी को ज्यादा, सबका स्टेटस बराबर। डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, इट इम्प्लाइज दैट जो डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी है, पॉपुलर सोवरेनिटी का मतलब मैंने अभी बताया था आपका, कि जो सुप्रीम पावर जो किसकी, लोगों की होगी, ठीक है। तो लोग डिसाइड करेंगे, भारत का भविष्य है, लोग डिसाइड करेंगे अपने देश का भविष्य है, तो ये इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेटिक अभी मैंने बताया था डेमोक्रेटिक के बारे में, तो मतलब लोकतांत्रिक कि इट इम्प्लाइज द डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी और पोजेशन ऑफ, पोजेशन का मतलब अगर मैं बात करूं इसमें, पोजेशन का मतलब तो वैसे प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, किसकी, पोजेशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल, सुप्रीम पावर बाय द पीपल, तो लोगों से ही जो है डेमोक्रेटिक आपका देश बना है, ओके। तो इसमें सिग्निफिकेंस क्या है कि रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होगी, मतलब कि आपकी संसदीय प्रणाली जो होगी वो एक लोकतांत्रिक होगी, ठीक है, लोगों द्वारा चुने हुए सर जो लोगों द्वारा चुने हुए व्यक्ति जो होंगे वो पार्लियामेंट में जाएंगे, ठीक है। वेयर एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव कौन होंगे, जैसे जो सरकार बनाते हैं, जो गवर्नमेंट बनाते हैं, जैसे पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो वे रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेचर में, लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट हो सकती है यहाँ पे, ठीक है, या स्टेट लेजिस्लेचर हो सकता है। अब मान लो उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा बना दिया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में आपने क्या किया, तो ये सब इंपॉर्टेंट है इसमें। तो इम्ब्रेस करना, एक्सेप्ट करना, अपने मतलब आलिंगन करना, पॉलिटिकली सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। मैनिफेस्टेशन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, आपको पता होगा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी में मतलब क्या होता है, राइट टू वोट का अधिकार आ जाता है एक सर्टेन एज के बाद। पीरियोडिक इलेक्शन होते रहने चाहिए। मैनिफेस्टेशन, अब इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो किस तरह से सुचारू रह सकती है कि भाई एक तो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी रहे, फिर जो समय समय पर आपके इलेक्शन होते रहने चाहिए, रूल्स ऑफ लॉ हो, कानून के अनुसार आपके नियम हो जो भी चले, और जो आपकी जुडिशरी है वो संतृप्त हो, और एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी के खिलाफ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए सर्टेन ग्राउंड्स के ऊपर। ये आर्टिकल आपका 15 से रिलेटेड है, ठीक है, उसको भी पढ़ेंगे। सो आई होप दैट आपको समझ में आ रहे होंगे ये, सो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, तो जैसे रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबसाइट। तो इसमें बता देखो, जब भी ये वर्ड आ जाए ना तो हमेशा दिमाग में रखना कि यहाँ पर पीपल इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, लोगों का क्या होती है, भागीदारी हो जाती है। तो बस थोड़ा थोड़ा फर्क है कि रेफरेंडम में क्या होता है कि इसमें डायरेक्ट वोट की जाती है लोगों के द्वारा, ठीक है, लेजिस्लेचर में। और इनिशिएटिव में क्या होता है कि मतलब शुरुआत करना, किसी जैसे पीपल कैन प्रपोज ए बिल, एक बिल प्रपोज कर सकते हैं लेजिस्लेचर के अंदर, विधायिका के अंदर, ताकि उसको इनेक्ट किया जाए, उसको लागू किया जाए, उसको बनाया जाए, ठीक है। रिकॉल करना मतलब बुलाना, एक ऐसा मेथड होता है जिसमें वोटर जो होते हैं वो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है, जो भी ऑफिसर होते हैं, उनकी टर्म्स एक्सपायर होने से पहले उनको रिकॉल कर सकते हैं, उनको वापस बुला सकते हैं, ठीक है। प्लेबसाइड ये जनमत संग्रह, जो कि आपको बार बार ये न्यूज़पेपर में भी आता है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कई बार, मतलब हालांकि होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी ये कई बार वर्ड उठता है पाकिस्तान की तरफ कि भाई प्लेबसाइड करवा दो, प्लेबसाइड करवा दो, कि भाई जनमत संग्रह करवा दो, लेकिन हमने इसको बिल्कुल नकार दिया। तो यही होता है ओपिनियन ऑफ पीपल, मतलब लोगों की राय ली जाए इंपॉर्टेंट पब्लिक इश्यूज को लेकर। इसमें ज्यादातर जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट होते हैं उसके रिगार्डिंग ये होता है, ठीक है, उसको सोल्व करवाना। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। रिपब्लिक, गणतंत्र, ठीक है, गणतंत्र राज्य। तो हमारा जो आप देखते होंगे कि 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि पॉलिटिकल सॉवरेनिटी होती है लोगों की। पॉलिटिकल सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि लोग किसको चुनेंगे ये लोगों के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है, किसको चुनना है, किसको भेजना है पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में, तो ये लोग ही डिसाइड करते हैं, इसलिए हमारा देश रिपब्लिक है। और इट मींस एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास, किसी भी क्लास को, प्रिविलेज का मतलब होता है सुख सुविधाएं, मतलब वो एब्सेंस होगी, नहीं होंगी। ऑल द पब्लिक ऑफिस जो होंगे वो ओपन होंगे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, सभी के लिए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, ठीक है। दो कैटेगरी होती है इसमें, एक होती है मोनार्क और रिपब्लिक, ये याद रखना। मोनार्की जो है वो अभी भी ब्रिटेन में है, रिपब्लिक जैसे यूएसए और इंडिया। इंडियन रिपब्लिक की बात करें तो यहाँ पर जो हेड ऑफ स्टेट होता है, हेड ऑफ स्टेट याद रखना, हेड ऑफ स्टेट हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट होता है, जिसको इनडायरेक्टली वे से चुना जाता है पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर से, ठीक है।
और इसके अलावा बात करें इसमें यूनियन टेरिटरी से भी चुना जाता है, ठीक है। और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है, कई बार क्वेश्चन आता है कि हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है, पीएम, प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल अगर बात करें इसमें आर्टिकल 54 और 55 55 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से इससे रिलेट करता है। नेक्स्ट कीवर्ड है जस्टिस, न्याय। तो इसमें ये हमने जो इंस्पिरेशन लगा लो या इंस्पायर्ड हमने कहाँ से लिया है, रशियन रिवॉल्यूशन में, जो कि 1917 में हुई थी। और बात करें इसको एम्ब्रेस किया गया है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब होता है कि जरूरी मतलब कि जो न्याय है वो हर जगह मिले, वो सामाजिक तौर पे भी हो, वो आर्थिक तौर पे भी होना चाहिए और राजनीतिक तौर पे भी होना चाहिए। तो पॉलिटिकल जस्टिस के लिए हमारे पास फंडामेंटल राइट है, ठीक है, और सोशल और इकोनॉमिक के लिए हमारे पास डीपीएसपी है। तो ये याद रखना, ठीक है। सामाजिक न्याय जैसे सभी को इक्वल ट्रीट करना, सिटीजन्स को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे किसी भी कलर का, रेस का, रिलीजियस का, किसी भी धर्म का, सेक्स का, यहाँ पे कि जेंडर से है, मेल या फीमेल। तो ये हमारा आर्टिकल नंबर 15 है फंडामेंटल राइट में, ठीक है। एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज, किसी को कोई मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को ज्यादा सुविधाएं मिल रही हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए किसी पर्टिकुलर सेक्शंस के लिए। इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए कंडीशंस में बैकवर्ड क्लास के लिए और जो महिलाओं के लिए, जैसे एससी एसटी ओबीसी जो वर्ग हैं उनके लिए। इकोनॉमिक जस्टिस मिले, ठीक है। ये भी पूछा गया था यूपीएससी 2014 में। तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल्स बेस्ड ऑन इकोनॉमिक फैक्टर, कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई, एक तो इकोनॉमिक फैक्टर के हिसाब से ऐसा नहीं कि भाई आप किसी वेल्दी पर्सन को मतलब ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं, या फिर जो पुअर है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके लिए बराबर हो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर के हिसाब से। एलिमिनेट करने हमने जो भी इनइक्वालिटी है, असमानता है, चाहे वो वेल्थ को लेकर हो, इनकम को लेकर हो या प्रोस्पेरिटी को लेकर हो, ये डीपीएसपी है आपका, ठीक है। सो इसको याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं, राजनीतिक न्याय। तो इक्वल पॉलिटिकल राइट्स सबको मिले, ठीक, ऑब्वियसली बात है, राइट टू वोट का अधिकार हो, इक्वल एक्सेस हो सभी को पॉलिटिकल ऑफिस का, ठीक है, इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट ऑफ ऑल इट्स सिटीजन्स। तो जो गवर्नमेंट है उसमें सभी की आवाज हो, सभी जो हमारे सिटीजन्स हैं उसकी, मतलब रिप्रेजेंटेटिव से है ये, ठीक है। रिलीजियस भी इसमें फैक्टर आ जाता है, मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, ठीक है। तो लिबर्टी, आज़ादी, प्रोवाइड आइडियल लाइक लिबर्टी मिले, आज़ादी मिले, समानता हो, फेटर्निटी, भाईचारा हो। तो ये हमने इंस्पायर किया किससे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से 1789 में, इसको याद रखना। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन का मतलब बिल्कुल मतलब रोक देना, किस पे, ऑन द एक्टिविटीज या इंडिविजुअल की, वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई किसी इंडिविजुअल की एक्टिविटी को आप रोक रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यही कहना, एब्सेंस होना चाहिए, रिस्ट्रेन नहीं होना चाहिए उसको। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज मतलब अवसर दो डेवलपमेंट के लिए, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के लिए। तो इंडिविजुअल अगर पर्सनैलिटी तभी तो कर पाएगा जब उसको कुछ ना कुछ फ्रीडम मिलेगी, ठीक है, तो अवसर मिलेंगे तभी तो अपना काम कर पाएगा। तो प्रियम्बल सिक्योर करता है लिबर्टी, थॉट्स की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल 19, 20, और ये आपका वर्शिप वाला तो आता है 25 से, क्योंकि उसमें रिलीजियस है। लिबर्टी डज नॉट मीन्स मतलब आजादी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करें, लाइसेंस टू डू व्हाट यू लाइक, जो आपको पसंद है, नीड टू बी इंजॉय विद इन द लिमिटेशन, मतलब आपको इंजॉय करनी है तो आपको एक दायरे में रह के, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स का आप इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरे के भी तो फंडामेंटल राइट्स है, दूसरे की भी आजादी है, तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, तो लिमिटेशन होना चाहिए। तो लिबर्टी इंश्योर करती है, मतलब लिबर्टी इंश्योर है प्रियम्बल में, ठीक है। एंड फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मीनिंग है, कई बार आता है कि फंडामेंटल राइट्स क्या परमानेंट में होते हैं या नॉट एब्सोल्यूट या क्वालिफाइड। देखो इसका मतलब होता है कि इन जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके ऊपर रीजनेबल जो है ना रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। पार्लियामेंट को जैसे नेशनल इमरजेंसी के दौरान लगाई जा सकती है 352 के तहत। तो अगर मान लो दंगा फसाद हो जाए, तब वहाँ के जो इलाका है उस पे जो मूवमेंट है वो बंद करी जा सकती है, जैसे कर्फ्यू के द्वारा। तो वो एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है, बट क्वालिफाइड है। तो यही मतलब है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं फंडामेंटल राइट पे। आई होप दैट आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट है हमारा कीवर्ड इक्वालिटी, ठीक है, मतलब बराबरी, समानता। तो प्रियम्बल सिक्योर करता है कि इक्वालिटी हो, स्टेटस में अपॉर्चुनिटी मिले, सभी को बराबर अवसर मिले, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज टू एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब समाज में अब कोई एक ऐसा सेक्शन है, मान लो कोई भी, अब ऐसा तो नहीं है किसी एक समाज में सेक्शन को कुछ ज्यादा ही अहमियत दी जा रही है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए।
तो ये यूपीएससी 2017 का एक कथन था, एक स्टेटमेंट थी, तो आपको पता होना चाहिए। और एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी मिले सभी को, तो सभी को अवसर मिले, आर्टिकल 16 यही तो कहता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। सिविक इक्वलिटी कब आती है आपकी? आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर द लॉ, आर्टिकल 15 है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स एंड बर्थ प्लेस, ये इंपॉर्टेंट है काफी। 16 है इक्वलिटी अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, 17 अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी या अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो यही आपकी क्या है, राइट टू इक्वलिटी के, राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी के 14 से लेके 18 तक है, ठीक है, याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कुछ आर्टिकल्स हैं, ये याद रखना कि पॉलिटिकल इक्वालिटी कब आ सकती है। तो आर्टिकल 325 और आर्टिकल 326। तो 325 क्या कहता है कि भाई किसी कोई व्यक्ति है, मान लो किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी रेस का हो, किसी भी कास्ट का और किसी भी सेक्स, तो उसको ना इन एलिजिबल मत करार दो, ठीक है, इलेक्ट्रोल रोल्स में, मतलब कि जो आपके इलेक्शन होते हैं जिसमें वो मतलब लिस्ट आती है। अब अभी ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई किसी और धर्म का है तो उसको वोट करने का अधिकार उसका छीन लिया जाए, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो ये आर्टिकल 325 यही कहता है कि उसको इन एलिजिबल ना करार दिया जाए, ठीक है, उसके धर्म के आधार पर या रेस के आधार पर। 326 क्या कहता है कि जो आपकी लोकसभा की और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो इलेक्शन होते हैं, वो अडल्ट फ्रेंचाइजी पे होना चाहिए। अडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है कि एक निर्धारित एज है, जैसे 18 साल है, अब 18 साल के होते हैं उसको राइट टू वोट का अधिकार मिल जाता है, ठीक है, तो वही क्या है, आपका वोट कर पाएगा। अब इकोनॉमिक इक्वालिटी कब हो सकती है कि आर्टिकल 39, ये आपका डीपीएसपी में है, डीपीएसपी में ऐड है कि भाई इक्वल राइट टू एडिक्वेट मीन ऑफ लाइवलीहुड और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क टू मैन एंड वुमेन। तो सभी को क्या मिले, अधिकार हो एडिक्वेट मीन ऑफ लाइफ, ठीक है, एडुकेट सभी को पर्याप्त जीने के लिए संसाधन मिले, और सभी को इक्वल पे मिले इक्वल काम की, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इक्वल राइट टू एडिक्वेट मीन ऑफ लाइफ एंड इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क टू मैन एंड वुमेन। अब कई बार क्वेश्चन ये आता है कि यूनियन ऑफ जो ट्रिनिटी है उसे मतलब कौन कौन से में कीवर्ड शामिल है। तो ये देखो, लिबर्टी है, इक्वालिटी है और फेटर्निटी है। तो इस प्रकार से आप इसको मान सकते हैं, इसको मैं छोटे लिख देता हूँ, लिबर्टी, इक्वालिटी और फेटर्निटी, ठीक है। अगर एक पे असर होता है तो बाकियों को भी असर होता है। तो यही इसका कहता है कि सोशल डेमोक्रेसी कब आएगी, जब ये तीनों चीजें एक साथ होंगी, ठीक है। तो इनको ना सेपरेट करके मत देखो या इनको अलग करने की कोशिश ना की जाए इनको, यही तो कह रहा था, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फेटर्निटी आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज ए सेपरेट, इनको अलग अलग करके ना देखें या ट्रीट ना करें। इफ एनी ऑफ दिस एबसेंट, अगर कोई भी इसमें मतलब एबसेंट है या फिर नहीं है, तो उससे डिफीट हो जाता है जो पर्पस होता है हमारा डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का। ऑब्वियसली बात है, आप देखो कि अगर आपके पास आज़ादी एक चीज़ नहीं होगी तो या समानता सब, अगर सारे ही समान हो गए तो कोई ना कोई तो अब ऑब्वियसली बात है ये चाहेगा कि मैं थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करूं, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, मतलब ये है कि अब ये तीनों चीज़ें रहनी चाहिए, ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, भाईचारा। अब विदाउट इक्वालिटी, अब देखो ये आता है कि अगर मान लो विदाउट इक्वालिटी, जो मैं बता रहा था आपको, विदाउट इक्वालिटी, अगर इक्वालिटी नहीं है, समानता, तो लिबर्टी विल प्रोड्यूस सुप्रीमेसी। ऑब्वियसली बात है, आज़ादी, अब कोई एक व्यक्ति है वो इतना ज़्यादा अपने अधिकारों का या इतनी ज़्यादा आज़ादी का इस्तेमाल करेगा, दूसरे का जो आज़ादी होगी उसको शायद हो सकता है कर्टेल करनी पड़ जाए या कर्टेल कर दे। तो सुप्रीमेसी मतलब फ्यू ओवर मैनी, मतलब कुछ व्यक्ति बहुत सारों पे क्या कर सकते हैं, हावी हो सकते हैं। अगर इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी वुड किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव, अगर इक्वालिटी रहेगी तो इससे क्या होगा कि हो सकता है कि इसमें इंडिविजुअल के जो इनिशिएटिव हो वो भी मारे जाएं। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है ये जो वर्ड है ना, ये वाला, ये है काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट है फेटर्निटी। इट प्रोवाइड सेंस ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना उत्पन्न करना या भाईचारे की भावना को जगाए रखना, ठीक है, प्रोवाइड करना, सेंस देना। सिंगल सिटीजनशिप प्रमोट करता है फेटर्निटी। जैसे अब मान लो नॉर्थ ईस्ट, आप कहीं भी रह रहे हो, आप है तो इंडियन ही ना, तो सिंगल सिटीजनशिप से क्या होता है, आपके मतलब अंदर जो है एक भाईचारे की भावना उत्पन्न होती है, प्रमोट होती है। तो ये आर्टिकल 51 जो है आपका, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, एवरी सिटीजन प्रमोट, अब क्या कहता है कि एवरी सिटीजन प्रमोट हार्मोनी, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, धर्म के आधार पर, लिंग्विस्टिक मतलब भाषीय आधार पर या क्षेत्रीय आधार पर या सेक्सुअल डाइवर्सिटी हो, ठीक है। प्रियम्बल डिक्लेयर करता है फेटर्निटी है सिक्योर, क्या करती है, डिग्निटी, किसी भी व्यक्ति की, इंडिविजुअल की डिग्निटी को सिक्योर करती है फेटर्निटी। यूनिटी रखती है और इंटीग्रिटी रखती है राष्ट्र की, नेशंस की।
अब डिग्निटी जो होती है इंडिविजुअल की वो इंश्योर की जाती है फंडामेंटल राइट्स के द्वारा, डीपीएसपी के द्वारा और फंडामेंटल ड्यूटीज के द्वारा। लास्ट पॉइंट है इसमें, यूनिटी और इंटीग्रिटी जो होती है नेशनल की वो इम्ब्रेस करती है बोथ, एक तो साइकोलॉजिकल तौर पर, ठीक है, और टेरिटोरियल डायमेंशन में भी जो है अगर रहती है तो नेशनल इंटीग्रेशन रहता है। तो जो टर्म जो है आपकी लास्ट की इंटीग्रिटी की वो ऐड की गई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। तो इसको याद रखना। एक और था इसमें सेकुलर और सोशलिस्ट, तो दो वर्ड्स और थे जिसको 1976 में 42वां संशोधन हुआ था उसमें ऐड किया गया था। तो ये था आपका प्रियम्बल। आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा। हाँ, थोड़ी सी लंबी वीडियो है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको एक बार देख जाओगे तो हो सकता है कि एक बार देखना और उसके बाद आपके क्वेश्चन सभी के सभी हो जाएंगे, ये मैं आशा करता हूँ। सो आई होप दैट आपको ये जो सेशन है वो पसंद आया होगा, और आपके कोई क्वेश्चन हो तो मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं देखता हूँ उसको। सो चलिए, थैंक यू।